400 पार के लक्ष्य को पार करने के लिए बीजेपी ने मेगा मीटिंग बुलाई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी फुल स्पीड में आ गई है। सूत्रों की माने तो बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम हो सकता है। साथ ही इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का नाम भी हो सकता है। इस बैठक में पीएम मोदी समेत पार्टी के सारे दिग्गज करीब 125 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए एकजुट हुए हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि अपने राज्य की इकाइयों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर चर्चा हो और फिर यह तय किया जाए कि जीत की दावेदारी कौन सबसे ज्यादा सामने रख सकता है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर बीजेपी का ये प्लान 2024 है क्या। Sisters and brothers of Tamil Nadu, Vanakkam. 400 पार का लक्ष्य, तो कौन कौन कहां से लड़ेगा? अब की बार 400 पार। लोकसभा के रण क्षेत्र के लिए बीजेपी तय कर सकती है ना। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी की मेगा मीटिंग, एक एक सीट की तगड़ी प्लानिंग। चौबीस में 400 पार। 100 से 150 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट होगी फाइनल। आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे। ये बीजेपी की तैयारी है क्योंकि एक एक सीट जरूरी है। नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400। लड़ाई बड़ी है, मिशन बड़ा है और पीएम मोदी ने जो 400 पार का टारगेट रखा है वो भी बड़ा है। असीम आशीर्वाद मिल रहा है। उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। इसी 400 पार के लक्ष्य को लेकर बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे उनके नामों की घोषणा बीजेपी इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कर सकती है। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं। इसमें पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। अब की बार फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। जिन बड़े नामों का ऐलान हो सकता है उनमें सभी दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह की सीट तय हो सकती है, तो राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस पर भी मुहर लग सकती है। सूत्रों की माने तो 100 से 150 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी हारी हुई सीटों पर चर्चा कर रही है। सूत्रों की माने तो खबर ये भी है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। 28 फरवरी को बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी समेत रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए इस पर भी मंथन हुआ। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 28 फरवरी को हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मध्य प्रदेश पैनल के संभावित नामों पर एक दौर की चर्चा हो गई। त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के नामों पर देर रात तक मंथन चला और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस 164 सीटों की लिस्ट तैयार की है बाकायदा, जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार मिली थी या बहुत कम अंतर से उन्हें जीत मिली थी। 1 से 164 सीटों की लिस्ट बनी है। उन सीटों को क्लस्टर्स में अलग अलग उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं, क्लस्टर बनाए गए हैं। वहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार रैलियां की है। अब उन्हीं 164 में से 125 सीटों के उम्मीदवार के नामों पर चर्चा होगी।
जिसके बाद लिस्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी यह मानती है कि सबसे ज्यादा मेहनत अभी वहीं पर करने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, परवेश वर्मा, रमेश बिदुड़ी, मनोज तिवारी जैसे नाम को भी शामिल किया जा सकता है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी संसद सत्र में देश की संसद से विपक्ष को ललकारा था। टारगेट सेट है, बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार पहुंचेगी। देश का मिजाज बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सिर्फ टारगेट ही नहीं, पीएम मोदी तारीख भी बता चुके हैं। तारीख अपने तीसरे टर्म की शुरुआत की, साथ ही साथ विपक्ष की विफलता भी जनता को पीएम मोदी याद दिलाते हुए चल रहे हैं। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है। कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा। पीएम इधर 400 पार का दम भर रहे हैं, उधर बतौर गवाह सीबीआई का समन मिलने के बाद अखिलेश यादव यूपी की 80 की 80 सीटों से बीजेपी को बेदखल करने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती और 2019 के चुनाव में बीजेपी यूपी के अंदर 62 सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस दफा पूरी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने भी रखा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में अब तक बाजी मार ली है। यूपी में अखिलेश की सहयोगी कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है। कांग्रेस अभी हिमाचल के अंदर अपने गृह कलेश में ही फंसी है। कांग्रेस के दिग्गज डीके शिवकुमार, भूपिंदर हुड्डा और भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश की किचकिच सुलझाने में लगे हुए हैं। सर, पहले ये बताया जा रहा था कि हिमाचल में से सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं और सुक्खू साहब ने इसकी पेशकश भी की थी, लेकिन वो राजस्थान से गई और ये जो 4-5 वोटों का मार्जिन था, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्या पार्टी आलाकमान पहले से जानता था कि पार्टी यूनिट में जो है असंतोष है लीडरशिप को लेके? बिल्कुल गलत है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। वैसे कांग्रेस दम भर रही है कि 400 पार एक अधूरा सपना रह जाएगा। ना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। इस बार 400 पार में दम भरने वाले प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे लगभग हर सप्ताह कर रहे हैं। बीते दिन तमिलनाडु में विपक्ष पर टूट पड़े, वहीं हाल ही के कार्यकारिणी में अपने कार्यकर्ताओं को भी जीतोड़ मेहनत का संदेश दे रहे हैं। एक तरफ विकास और विजन की बात करने वाली बीजेपी है, वहीं दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। ये सरकार में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने परिवार की जेब भरे। अब अगले 100 दिन
नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 400 के लक्ष्य को पार करने के लिए आने वाले 100 दिनों का मेगा प्लान भी तैयार किया है और उसे अमल में लाने के लिए बूथ स्तर तक सभी नेताओं को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ बीजेपी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी की बैठक में बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें प्रभारियों और सह प्रभारियों को सरकार की नीतियों को जनता के बीच ले जाने का आदेश दिया गया है। गांव चलो अभियान को और तेज करने का निर्देश, युवा मतदाताओं तक पहुंचने के साथ ही राम मंदिर मुद्दे को युवाओं के बीच में रखने का निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 370 से लेकर सरकार की तमाम नीतियों को युवाओं के बीच रखने का निर्देश दिया गया है। लाभार्थी सम्मेलन के जरिए अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें उनको बताना है कि मोदी सरकार ने उनको इस योजना का लाभ दिया है। ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें जी गरीब, वाई युवा, ए अन्नदाता, एन नारी के लिए बनाई गई। प्रधानमंत्री हमेशा जब भी जातियों का जिक्र करते हैं तो इन्हीं 4 जातियों की बात करते हैं और उनका पूरा फोकस इन्हीं 4 वर्गों को साधने पर लगा है। आज तक ब्यूरो। ज्ञान का एजेंडा जो लेकर जाएंगे उम्मीदवार, उनके नामों के ऐलान का इंतजार है। पिछली बार 10 या 11 मार्च को हिमांशु, हमारे सहयोगी जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हिमांशु, 10 या 11 मार्च को चुनावों की तारीख का ऐलान किया गया था। दिन कम बचे हैं, ये महीना खत्म हो रहा है। ऐसे में क्या हम उम्मीद करें कि आज की इस बैठक के बाद आज ही अनाउंसमेंट होगा नामों का या कल परसों हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है अंजना, आज सिर्फ जो है नामों को लेकर चर्चा होगी। कल या परसों में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी और जहां तक हमको जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि 125 नामों के लगभग जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम के नाम की घोषणा की जाएगी। वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जो गांधीनगर से चुनाव जीत के आए थे 2019 में, इस बार भी वो गांधीनगर से ही लड़ने वाले हैं। राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ से जीते थे। तो इनके अलावा उन सीटों पर जो है चर्चा की जा रही है जहां भारतीय जनता पार्टी जो है पिछली बार चुनाव हार गई थी या फिर जो है बहुत कम जो है जीत का अंतर था। तो ऐसी सीटों को लेकर बीजेपी पिछले 1-1.25 साल से जो है रणनीति बना रही थी और खुद इनको क्लस्टर्स में बांटा गया, जहां इन क्लस्टर्स में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इन लोगों ने जाके सभाएं की हैं और ये बताया कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन 125 नामों के साथ जो है 10 तारीख तक, 10 मार्च तक जो है 250 से ज्यादा नामों की घोषणा कर दी जाए, जिससे जो उम्मीदवारों को जो है ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो चुनाव प्रचार में करने के लिए मिल जाए। इसी तरीके की स्ट्रेटेजी जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनाई थी कि कई ऐसी सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी का जीत का मार्जिन 2018 में कम था। तो ऐसी सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले की और रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद आए थे और इसी प्रयोग को भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा में भी करना चाहती है। अंजना, देखिए, 2-3 बड़ी बातें हैं। एक चर्चा ये कि बीजेपी जिस तरह से अब सक्रियता के साथ, ऐसा लग नहीं रहा है कि अब चुनावी रैलियां शुरू होंगी। पीएम लगातार दक्षिण भारत में बार बार लगभग हर सप्ताह पहुंच रहे हैं। बीजेपी की यह भी कोशिश है कि जहां वो कम मार्जिन से हारे या जीते वहां पर वो बाजी को पलटे या बरकरार रखें। तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आ रही है, अगर ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बताएं, सर्बानंद सोनोवाल को आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग चुनाव समिति के सदस्य हैं, सब एक एक करके पहुंच रहे हैं। हिमांशु, दक्षिण के राज्यों पर फोकस, क्योंकि कर्नाटक से सरकार चले जाने के बाद से ही पीएम की कोशिश लगातार है कि तमिलनाडु से लेकर केरल हर जगह जाकर कुछ ना कुछ अपनी तरफ किया जाए। देखिए, बिल्कुल उसका कारण एक बहुत बड़ा कारण है अंजना। अगर आप नॉर्थ में या वेस्ट में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सैचुरेशन पे है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो है 25 में से 25 सीटें जीती हुई है, हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, उत्तराखंड में 5 में से 5 और हिमाचल में 4 में से 4।
तो इस तरीके की अगर सैचुरेशन पॉइंट है, गुजरात में 26 में से 26 जीती थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां जो है सीट बढ़ाने का स्कोप जो है वो बहुत कम है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है दक्षिण के अंदर एक मजबूत से चुनाव लड़ना चाहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले कई महीनों से अगर कहीं फोकस है तो साउथ में है, चाहे वो तमिलनाडु के दौरे पे रहे हो, केरल में रहे हो, कर्नाटक है, आंध्र है, तेलंगाना है, इन जगहों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तबातोड़ रैलियां की हैं, प्रोग्राम किए हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास किया है और कई योजनाओं की जो है वो शुरुआत भी की है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि अगर विस्तार किया जा सकता है सीटों का तो साउथ के अंदर किया जा सकता है, और इसी को फोकस रखते हुए जो है पूरी पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तबातोड़ साउथ के अंदर भी जो है सभाएं कर रहे हैं। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर रखिएगा नजर।